हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सीटीईटी में जो दो लैंग्वेज होता है, एक हिंदी या अंग्रेजी या हिंदी या संस्कृत, तो संस्कृत से क्यों घबरा जाते हैं या कम स्कोर क्यों होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि संस्कृत का प्रश्न पत्र देखते ही विद्यार्थी फिर यानी कि भयभीत हो जाता है। शुरुआत में कुछ कठिन गद्यांश होते हैं, उसको देखते ही क्या होता है कि भयभीत हो जाते हैं, कठिन है। और जब ये माइंड थोड़ा भयभीत हुआ तो आगे का जो आता रहता है वो भी कठिन होते जाता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, आगे आते आते उसका स्कोरिंग कम हो जाता है। बाद में पता चलता है, अरे ये तो मुझे आता था, मैंने क्यों नहीं बनाया। ये 2015 सितंबर का है, जब मैंने, या नज़दीक से देख लीजिए, पास की थी। लैंग्वेज सेकेंड मेरा था संस्कृत और फर्स्ट मैंने हिंदी रखा था, बनाया भी है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते थे। दूसरा देखिए, ये सेकेंड, इस तरह के मैंने कुछ भी लिख भी दिया है, लेकिन देखिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अभ्यर्थिना चतुर्थ भागस्य पार्ट 4 यानी कि भाग 4 प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 91 to 120, 91 से 120 उत्तरम दद्युः यदि वे संस्कृतम प्रथम भाषा रूपेण चितम, यानी कि यदि आप संस्कृत प्रथम भाषा के रूप में चयन किए हैं या सेलेक्ट किए हैं, तो आप 91 से, इसमें जैसा है 91 से 120 यानी कि 91 से 120 तक आप प्रश्न इसमें बनाएं। यदि आप लैंग्वेज 1 में चयन किए हैं, यदि सेकेंड में चयन किए हैं तो फिर इधर होगा। इसमें दो तरह के होते हैं कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। कई स्टूडेंट इसी में जो है उल्टा सीधा कर लेते हैं, जिससे उसका स्कोरिंग कम हो जाता है। आगे तो देखते नहीं कि मैंने सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत रखा है या फर्स्ट। पेपर देते समय ये बात अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि मैंने संस्कृत या जो सेकेंड लैंग्वेज है वो सेकेंड रखा है या फर्स्ट रखा है। यहाँ देखिए, अभ्यर्थिना पंचम भागस्य यानी कि भाग 5, यदि आप सेकेंड लैंग्वेज रखे हैं सेकेंड में, तो आपके लिए ये क्या होगा कि पंचम 121 to 150, 121 से 150 तक आप आंसर दे सकते हैं यदि सेकेंड रखे हैं। तो यदि फर्स्ट रखे हैं तो 91 से कितना है 120 तक। चाहे आप कोई भी भाषा, ये संस्कृत के लिए है, और हिंदी और संस्कृत रखते हैं। मान लीजिए हिंदी आप रखते हैं प्रथम और द्वितीय संस्कृत, तो हिंदी के लिए आप 91 से 121 तक बनाएंगे। और इसके बाद संस्कृत पंचम भाषा के पंचम भाग के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में 121 से 150 तक, तब जा कर के आपका स्कोरिंग सही होगा। वहाँ यदि आप इसमें गलती करते हैं तो आपका यदि सही भी है तो वो गलत हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें। जैसा कि इसमें लिखा है, देख लीजिए, कंप्यूटर में भी इसी तरह का होगा, ये स्पष्ट आप देख सकते हैं। पढ़ के सुना देते हैं। अभ्यर्थिना
यानी कि जो परीक्षार्थी है, शिक्षार्थी, अभ्यर्थी, उसको कहा जाता है। पंचम भागस्य यानी कि भाग 5, 121 से 150 प्रश्नानाम। हाँ, उत्तरम दद्युः उत्तर दे 121 से 150। यदि वह क्या है, यदि वे संस्कृतम द्वितीय भाषाया, यानी आप द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत रखा है, तो पंचम भाग में जो है आंसर देंगे। चतुर्थ में देंगे द्वितीय भाषा तो गलत हो जाएगा। इसी में कई स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं कि हमने द्वितीय भाषा कौन सा रखा है। यदि आप इसके बदले हिंदी रखे होंगे द्वितीय भाषा, प्रथम संस्कृत, तो 91 से 120 तक प्रथम बना लेंगे संस्कृत, फिर द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी 121 से 150 तक बनेंगे, तब आपका स्कोरिंग और रिजल्ट सही आएगा। इन बातों का आप परीक्षा देते समय ध्यान रखेंगे, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन। अब तो ऑनलाइन शुरू हो गया, वहाँ भी ऐसा विकल्प होगा कि फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा। क्वेश्चन की संख्या उतना ही रहेगी 150। यहाँ कैंडिडेट्स शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 5। कैंडिडेट को प्रयास करना चाहिए क्वेश्चन भाग 5, पार्ट 5 भाग 5, 121 to 150। इफ दे हैव अपटेड संस्कृत एज लैंग्वेज सेकेंड, यदि ओनली सिर्फ उनके लिए हैं 121 से 150 जो संस्कृत को द्वितीय भाषा या सेकंड भाषा के रूप में चुना है। 2011 में जो टीटी हुआ था मेरा यही हो गया था, एक मिस्टेक के कारण। स्कोरिंग तो अच्छा हुआ लेकिन थोड़ा सा कम रह गया। अब इन बात का मैं विशेष रूप से ध्यान रखता हूँ। तो कोई भी पेपर देता हूँ तो सबसे पहले उसकी क्रम को देख लेता हूँ कि हमने क्या रखा है, फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज। तो CTET में विशेष करके, क्योंकि ये तो PRT और TGT के लिए CTET आयोजित होता है, PGT के लिए नहीं होता है, तो इसके लिए है। अब हम आते हैं कि प्रथम सबसे पहले जो भाषा रखी हमने, तो देखिए गद्यांश के रूप में, ये गद्यांश है छोटा सा, जिसको हिंदी में पैसेज भी कहा जाता है। अभ्यर्थिना चतुर्थ भागस्य पार्ट 4 प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 91 to 120। उत्तरम दद्यु यदि ते संस्कृतम प्रथम भाषाया रूपेण लैंग्वेज चितम, यानी कि चयन किया है 191 से 120। इसमें अद्यो लिखितम गद्यांशम, गद्यांश का अंश, हाँ, पठित्वा प्रश्नानाम पढ़ करके प्रश्नों को, प्रश्न संख्या 91 to 99, यानी 91 से 99, 8-9 इसमें वो प्रश्न आएगा, इसका उत्तर दे। क्या है, विकल्प यात्मक कोत्तरेभ्यः उचिततमं उत्तरम चित्वा लिखत, यानी कि विकल्प के रूप में इस गद्यांश में से गद्यांश का अंश को चुन करके जो उचित होगा, उचिततम उत्तरम चित्वा, उचित उत्तर चुन करके सही प्रश्नों को टिक लगाए। वहाँ तो गोला घेरने वाला था ऑफलाइन में, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, टिक क्लिक कर सकते हैं। और क्लिक में बहुत आसान है, इसलिए आसान है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। यदि दोबारा आप रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, एक तो समय लिमिट रहता है, फिर भी बहुत समय रहता है। ऑनलाइन में समय बहुत रहता है, सिर्फ एक क्लिक में आपका आंसर सही हो जाता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि
ये पहले पढ़ें, फिर इसको जो क्या करें, गोला लगाए, गोला लगाते लगाते रंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। ABCD में से यदि आपका आंसर, कई बार क्या होता है कि A है और रंगते समय क्या होता है B में रंग आ जाता है, तो इससे भी गलत हो जाता है। तो इन सब बातों का क्या करें कि आप ध्यान रखें कि इस तरह का आप गलती ना करें। हाँ, तो मैं कह रहा था कि क्लिक में आसान होता है कि एक बार आप आंसर दे दिए, फिर आपके पास समय बचता है तो उसको रिवाइज करेंगे। जहाँ लगे कि यही आंसर जो है A के बदला C या A के बदला B हो तो फिर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं है। एक बार आप टच कर दिए तो उसको कोई भी चाहे एरेस वो मिटा नहीं सकते हैं, ना कोई जो है व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो आंसर ही गलत हो जाएगा यदि आप उसको दोबारा टच करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में सुविधा है कि आप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि 91 से 99 तक प्रथम गद्यांश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे 9 प्रश्नों का एक गद्यांश पढ़ने से आपका क्या होगा कि आंसर निकल करके सामने आ जाएगा। क्या होगा, कई बार क्या होता है कि प्रथम बार में ही 1 2 जो है आंसर आ जाता है। यदि एक बार में नहीं आई तो दोबारा इसको पढ़ ले, 2 बार में नहीं 3 बार, लेकिन आएगा। यदि इसमें नहीं आता है, जितना ही आता है उसको आप क्लिक करके आगे बढ़ जाए, फिर आगे देखें, फिर आगे देखें। बाद में यदि आपके पास टाइम होता है तो फिर देखें कि हमने क्या छोड़ दिया है। अब देखिए प्रश्न हम देख लेते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्तां श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत्। श्री कृष्ण का पिता समृद्ध था, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभा आसन्। उसी विशाल भवन में 40 यानी कि 40 स्तंभा यानी कि खंभा था। तस्य 18 प्रकोष्ठे 50 गवाक्षा 40 द्वाराणि 63 विद्युतव्य जनानि आसन्। तत्र 10 सेवका निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपतो तस्य गृहम् आडंबरहीनं साधारण च आसीत्। इस तरह से जो है गद्यांश होगा। फिर क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 91 का हम क्वेश्चन देखते हैं। सर्वदा सुखम कुत्र अस्ति। सदा सुख कहाँ है, विकल्प में दिया गया है। स्वावलंबने आकाशे वृक्षे पाताले। हिंदी में इसको देख ले कि सदा सुख कहाँ मिलता है या है। स्वावलंबने अपने आप पर लंबित होकर, स्वावलंबी होकर। दूसरा क्या है, आकाश है, आकाश में तो नहीं होता है। फिर वृक्ष है, वृक्ष पर तो सदा सुख नहीं होता है। फिर पाताल है, पाताल में तो सदा सुख नहीं होता है। फिर कहाँ होगा, अपने आप पर स्वावलंबी होकर के। अब दूसरा है 92 कत्वा प्रत्यांत शब्दः कः। कत्वा प्रत्यांत शब्द कः, प्रत्यय के अंत में कत्वा यानी कि त्वा शब्द कौन से हैं। कह प्रश्नवाचक है, देखिए देख सकते हैं आप। कह कौन। अब प्रथम में देख लेते हैं। प्रथम क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 विकल्प दिया गया है।
चलामी, आमी आ गया है, कत्वा तो है नहीं। दूसरा क्या है, श्रुत्वा, तो इसमें लगा है, ये हो जाएगा। तीसरा है स्वयं, अपने आप को। कर्तुम, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें त्वा नहीं लगा है, तो निश्चित रूप से सेकेंड हो जाएगा। ऐसे ही जो है, अब तीसरा देख लीजिए। पहले आप गद्य को, मैं तो थोड़ा ही पढ़ा, एक दो बार पढ़ लेंगे तो उसी में जो है आंसर आ जाएगा। वैसे कोई कठिन नहीं है, सिर्फ शब्दों की समझ होनी चाहिए कि शब्द क्या कह रहा है। और शब्दों की समझ के लिए सबसे पहले संस्कृत में थोड़ा मम यानी कि अनुस्वार का प्रयोग होता है, हलंत का प्रयोग होता है, विसर्ग का प्रयोग होता है, कत्वा, कर्तुम, यानी कि कारक यदि आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आप संस्कृत पढ़ने में आपको गद्यांश आसान होगी। दूसरी बात है संधि विच्छेद और संधि, ये दोनों आप पढ़ लेंगे। संधि तो आपका गद्यांश पढ़ने में मदद आ जाएगा। संधि और कर्ता, कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, जो भी है उसमें शब्द रूप होगा राम, रामो, रामा, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी यानी सप्तमी विभक्ति, वो पढ़ लेंगे और संधि पढ़ लेंगे तो आपको ये आसान आ जाएगा। कुछ व्याकरणिक उसमें भी कारक से भी आपको मदद मिल जाएगा और संधि गद्यांश पढ़ने में तो आपका संस्कृत स्कोर अच्छा हो जाएगा। अब देखिए क्या है, सांप्रतम इति पदस्य पर्यायो भवति। सांप्रतम का पर्याय शब्द क्या होता है, यानी कि होता है अधुना, तदा, तब, स्व, कल, अद्य, आज, अधुना। सांप्रतम, अधुना, आज। तो इस प्रकार से आप, तब तो नहीं होगा, कल नहीं होगा, अद्य और अधुना, अधुना, आज, अद्य। तो प्रश्न संख्या शायद ये दोनों में से 1 हो जाएगा। अधुना, आज, स्व, कल नहीं होगा, तदा, तब नहीं होगा, अद्य, अद्य भी हो जाएगा। सांप्रतम, 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 सांप्रतम। देखिए इसको हम पढ़ ही लेते हैं। सांप्रतम, 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 ये पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको ऐसे ही इसी तरह से रहेगा। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तो शुरुआत में ही था कृष्ण मूर्ति श्रीकंठस्य मित्र आस्ताम, श्रीकंठस्य पिता समृद्धम आसित, तस्य भवने, यानी कि श्री कृष्ण का पिता समृद्ध था। तस्य भवने, उसके भवन में, सर्वविधानि सुखम साधनानि आसन, उसके भवन में, उनके पिता का नाम देखें, तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत्, नहीं श्री कृष्ण पिता, इनका नाम का उच्चारण शायद इसमें नहीं है। हाँ, परम कृष्ण मूर्ति माता, हाँ, तत्र दशा, हाँ, कृष्ण। राम कंठस्थ तो नहीं होगा, रमेश से, रमेश का तो नहीं है, सुरेश से, क्योंकि कृष्ण के भवन का वर्णन है उनके पिता का, तो यही होगा श्री कंठस्य, हाँ, श्री कंठश्च मित्री। तो इस तरह से आप जो है पढ़ करके आंसर दे सकते हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं इसका जो है स्कैन करके फिर वीडियो बना दूंगा। अब जिन्होंने पंचम भाषा के रूप में संस्कृत रखा है, जैसे मैंने रखा था, देखिए सितंबर 2015, 7 साल हो गया है और संजोग से मैं ये 2-3 दिन पहले क्वेश्चन निकाला रखा हुआ था, इसको बिल्कुल संभाल करके, कलर भी डिस्कलर हो गया है।
तो गद्यांश पढ़ने के लिए आप गद्यांश का एक दो बार जो है अध्ययन कर लिए, फिर क्वेश्चन का। तो दोनों के मेल, कई बार क्या होता है कि दोनों से अलग व्याकरण से भी, जैसे वहाँ आ गया था ऐसे आएगा। जैसे हम पहले देख लेते हैं, प्रश्न ही देख लेते हैं। विवेकानंद कीदृशान जनान प्रबोधितान। अब इसको हमने लगाया है मोह निद्रा प्रसुप्तान जनान। तो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, आ जाएगा। सुमहानयम अस्माकं भारत देशः तत्र बहवो महापुरुषा अजायन्त। यहाँ बहुत बहुत से महापुरुष आए। समाजे व्याप्तानां कुरीतीनां, समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ विनाशम कृतवन्तः, समाज में जो कुरीतियाँ था उनको विनाश किया ये महापुरुष। तेसु एव आसीत् स्वामी विवेकानंद, उसमें एक था स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया। तेन भारतस्य अध्यात्म गौरवम विदेशेषु प्रतिष्ठापितम, उसने भारत वर्ष का अध्यात्म का गौरव विदेशों में प्रतिष्ठापित किया। विवेकानंद से जन्म कोलकाता नगरे 1863 तमे वर्षे अभवत। विवेकानंद का जन्म कोलकाता नगर में 1863 में हुआ। अस्य जननी भुवनेश्वरी, पिता च विश्वनाथ आसीत्। इसकी माता का नाम भुवनेश्वरी तथा पिता का नाम विश्वनाथ था। अस्य आरंभिक नाम नरेंद्र आसीत्, इसका शुरुआत का नाम नरेंद्र था। देखिए यहाँ शिकागो के विषय में एक प्रश्न आया है। विवेकानंद कीदृशान जनान प्रबोधितम। अब विवेकानंद ने कैसे लोगों को प्रबोधित किया। मोह निद्रा प्रसुप्तान जनान, जो मोह निद्रा से ग्रसित था उनको उन्होंने जगाया। ये सही आंसर है, क्योंकि वृक्ष रूढ़ान जनान, वृक्ष से जो रूढ़ ग्रसित है उसको तो नहीं जगाया। स्नान शीलान जनान, जो स्नानशील करके आए उसको तो नहीं। दान शीलान जनान, जो दानी वीर है उसको तो नहीं जगाया। तो फिर किसको? ये मोह निद्रा प्रसुप्तान, मोह निद्रा से जो सोया हुआ था उसको उन्होंने क्या किया? प्रबोधित किया, जगाया। सेकेंड है शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने कम अवलंब्य विवेकानंद भाषणं कृतवान। शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद अवलंब का भाषण किया। अवलंब इसको अवलंब करके, तो पहला है धराम अवलंब, धरा के विषय में। दूसरा क्या है? शून्यम अवलंब, वृक्षम अवलंब, नदी अवलंब, नदी को अवलंबित करके, वृक्ष को अवलंबित करके, धरती को अवलंब करते शून्यम, क्योंकि वो धार्मिक दृष्टि निराकार पर ब्रह्म के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। तो ये भी राइट है, दिख रहे हैं। आंसर आने से पहले जो मैंने मिलाया था तो मैंने इस तरह से जहाँ मैंने तो ये गोला लगा दिया था। देख रहे हैं जितना राइट है। 9 का 9 वो मैंने कितना है 121 से 129, इसमें मैंने गद्यांश को 9 का 9 सही किया था। इस तरह से मेरा स्कोरिंग संस्कृत में ज़्यादा था। थोड़ा सा ध्यान देंगे संधि कारक, इसके बाद समास, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, इस सब पर ध्यान दे देंगे तो आ जाएगा संस्कृत। दूसरी बात है, सभी विषयों में, चाहे वो लैंग्वेज हो या ये
सोशल साइंस, और सोशल साइंस में भी पैडागोगी जो कहते हैं 15 मार्क्स के, वो टीचिंग एप्टीट्यूड या साइकोलॉजी बेस्ड रहता है घुमा करके, तो उसको ध्यान रखेंगे। देखिए संस्कृत में भी इधर दिया होगा 15, ये पैसेज उसे से 35 तक दिया है। अब फिर यहाँ से आकर के भाषा कौशलों के संबंध में दे दिया है। देखिए वीडियो बड़ा हो जाएगा तो इसलिए मैं थोड़ा संक्षिप्त करके कोई प्रश्न ले लेता हूँ। देखिए विशिष्ट शिक्षणाम अधिगम प्रक्रिया, विशिष्ट दो अधिगम साइकोलॉजी से है, अधिगम सीखना स्किनर के विषय में। कार्यान्विता कर्तु शिक्षक कक्षायाम यत् करोति तत् कथ्यते, शिक्षक जो अधिगम के लिए जो कार्यकलाप करते हैं, कार्यान्विता कर्तु कार्यकलाप करते हैं, तथ्य कहते कथ्यते उसे कहते हैं या वह कहते हैं क्या, प्रथम में कौशलम, द्वितीय प्रक्रमा, अधिगमा पद्धति मेथड, अधिगमा अप्रोच अंग्रेजी में दिया हुआ है, प्रक्रमा प्रोसेस प्रक्रिया, कौशलम टेक्निक, शिक्षक क्या करते हैं टेक्निक का प्रयोग करते हैं। ये मैंने सही लगाया है, जो मेरा क्वेश्चन सही हुआ उसमें गोला कर दिया है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ेंगे। संस्कृत कोई कठिन विषय नहीं है। हाँ कठिन आपके लिए ज़रूर होगा, क्योंकि 9th 10th में आपने संस्कृत पढ़ा है, फिर आकर के जो है इंटर में आपने कॉमर्स या साइंस या संस्कृत को नहीं लिया है, मैथिली ले लिया है या अन्य भाषा उर्दू ले लिया है, तो वहाँ जाके आपको दिक्कत हो जाती है। अंग्रेजी हिंदी ले लिया, छूट गया, इसलिए दिक्कत हो जाता है। लेकिन फिर ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा इसमें मेहनत कर लेंगे तो आपका संस्कृत CTET में कोई भी भारी नहीं है, कठिन नहीं है। मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट जो है संस्कृत, क्योंकि मैं संस्कृत से ग्रेजुएशन PG PhD हर कुछ संस्कृत से किया, तो संधि समास इनके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहूँगा कि संधि कितने होते हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग, स्वर संधि में कितने भेद हैं, व्यंजन में कितने भेद हैं, ये सब का हम वीडियो बिल्कुल सरल तरीके से बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।